हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 में वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। उसके अलावा जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब सदिश योग का त्रिभुज नियम, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके जो फॉर्मूले वगैरह को ड्राइव करके डायरेक्शन निकालना हम लोगों ने सीख लिया था। उसकी कई प्रॉपर्टीज को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि भाई ए वेक्टर वी वेक्टर यदि थीटा एंगल पर है, उनका रिजल्टेंट कितना आता है कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, डिफरेंस की बात करते हैं अपन कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बीच में माइनस आ जाता है केवल कि बिल्कुल सर जी आपने करवाया हुआ है। स्पेशल केसेस भी हम लोगों ने कर लिए थे, कुछ एक एग्जांपल्स भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। आज हम लोग उसी की कड़ी में कुछ एग्जांपल्स और लेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ एक थ्योरी को कवर करेंगे बच्चों। तो चलो पहले हम लोग जो सदिश योग का त्रिभुज नियम, उस पर पहले कुछ एक एग्जांपल और लेते हैं कि फिजिक्स में एग्जांपल्स चीजों को और बेहतर तरीके से क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं बच्चों। चलो मेरे साथ बने रहिए, आपके अपने आर्यन सर के साथ चीजों को समझते जाइए कि ठीक है सर जी स्टार्ट करिए आप। तो बच्चों जैसा कि जो सवाल है अपने पास, अब यहां पर जैसे कि बता रखा है कि दे रखा है कि भाई प्रत्येक दो समान बल हैं, जिन दोनों का कितना बच्चों, प्रत्येक का परिमाण कितना है कि सर 10 डाइन लिखा हुआ है। अब बताओ भाई परिणामी बल कितना होगा। पर देखो यहां पर जो एक बल की दिशा इधर है, दूसरे बल की दिशा इस प्रकार है बच्चों। ठीक है, और कोण दिखा रखा है भाई कितना कि सर 60 डिग्री दिखाया हुआ है बच्चों। 60 डिग्री है, पर यहां पर थीटा 60 डिग्री नहीं लेंगे अपन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परिणामी बल निकालना है या परिणामी मान निकालना है तो आपको पता होगा कि सर जी जो फॉर्मूला आपने बताया था एफ नेट की बात करें अपन, तो या तो अपने पास क्या होता है कि सर आपने बताया था f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, या फिर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। देखो यहां f1 भी कितना है बच्चों कि सर f1 10 न्यूटन है और f2 भी कितना है कि सर यहां पर ये 10 डाइन है। सॉरी बच्चों, दोनों डाइन में है कि सर कोई समस्या नहीं है, डाइन में दे रखा है। अब दोनों बराबर है ना, बराबर होते हैं तो मैंने एक फॉर्मूला और बताया था कि इनका रिजल्टेंट निकालना है सेम मैग्नीट्यूड वाले फोर्सेस का। तुम्हारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि बिल्कुल सर जी याद आ रहा है, तो आपको याद आएगा 2f cos थीटा बाई 2, ये मैंने बताया था। डिफरेंस में क्या आता है बच्चों, डिफरेंस में sin थीटा बाई 2 आता है कि बिल्कुल सर इनका रिजल्टेंट की बात करेंगे इससे आएगा। अब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है इसलिए ये लगा सकते हैं अपन भाई। एंगल क्या लेंगे बट, पर यहां एंगल है ना, ये नहीं ले सकते अपन, क्योंकि एंगल कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स या दो फोर्स के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, उनके टेल से टेल कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका टेल तो उधर है ना यार, इसको धक्का देना पड़ेगा। तो इसको धक्का देंगे तो ये कंडीशन बनेगी कि बिल्कुल सर जी ये कंडीशन बनने वाली है। तो भाई ये एंगल कहलाएगा, जैसे अपन ने f1 तो ये f2 एक तरह से, तो ये इनके बीच का एंगल अपन इसे मानना पड़ेगा। ये कितना आएगा भाई, इसका और इसका समेशन कितना आएगा सर 180। तो ये कितना आएगा कि सर ये थीटा इक्वल टू आएगा 120 डिग्री आएगा, तभी तो दोनों को जोड़ के 180 आएगा। तो एक तरीका तो ये है। तो अपने पास कितना आएगा सर 2f 10 डाइन है, ठीक है, उसको भी बाद में पुट कर देंगे। तो cos कितना आएगा सर 120 डिग्री अपॉन 2 आएगा, तो कितना आ गया कि सर 2f cos 60 डिग्री आ गया। ये तो cos 60 डिग्री कितना होता है कि सर 1/2 होता है, कितना आएगा भाई f आ गया कि सर ये तो f के बराबर ही आ गया, ये भी f के बराबर, दोनों बराबर है तो दोनों को f मान सकते हैं अपन। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 10 डाइन के बराबर ही आंसर आएगा बिल्कुल बच्चों। तो ये आप याद भी रख सकते हो कि जब दो फोर्सेस बच्चों सेम मैग्नीट्यूड के कितने पर हो बच्चों 120 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट f के बराबर ही आता है। ये आगे भी एक सवाल के रूप में अपन इसको देखेंगे, अभी आने वाला है कि ठीक है सर जी ये आपने बता दिया। और बाय द वे इसको ये क्लिक ना करें तो एवरग्रीन फॉर्मूला, इससे भी आंसर आएगा बच्चों के सर कौन सा फॉर्मूला, जो जनरलाइज फॉर्मूला होता है एफ नेट बराबर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। तो यहां 10 जैसे पुट करेंगे अपन कि सर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, भाई f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2, तो ये आएगा। तो इससे भी कितना है cos कि सर ये 120 डिग्री आएगा। तो इससे भी करोगे आप तो ये 100 और ये भी कितना आएगा सर 100 आएगा, और ये कितना आएगा कि सर 200, और cos 120 डिग्री कितना होता है -हाफ। ये ट्रिग्नोमेट्री में अपन पढ़ चुके हैं क्योंकि cos 120 डिग्री को हम लोग cos 180 डिग्री -60 डिग्री ले सकते हैं। तो इक्वल टू क्या आएगा माइनस cos 60 डिग्री, तो -हाफ के बराबर आएगा। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे ना तो भाई साहब ये 100 बचेगा, केवल 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा कि सर 10 आएगा। तो इसका मतलब कितना आएगा बच्चों यही। तो ये भी एक एवरग्रीन तरीका है, इससे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं कि सर कोई समस्या नहीं है।
ये भी और ये भी, पर ये बेहतर है यदि आपको डायरेक्ट याद रहता है इस तरह की छोटी बातें हैं तो ये कई बार अपना समय बचाती है। ठीक है सर जी, दोनों तरीके से फिर भी ये एवरग्रीन है बच्चों, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये सभी स्थितियों में लगता है, इनसे थोड़ा समय बच जाता था। ठीक है सर जी, अगले और सवालों की तरफ हम लोग बच्चों दे धनाधन चलते हैं, क्योंकि हमें और भी चीजों को रिवाइज करना है, समझना है। थ्योरी को अपन ने पहले कवर कर लिया था, ठीक है, कि सर इसको समझाओ। इसमें भाई ये तीन में रिलेशन दे रखा, तीन वेक्टर्स में, कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, और इनके जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है 5 4 3 है, घटते हुए हैं बच्चों, कि सर एबीसी के 5 4 3 है, और तो ए और सी के बीच का एंगल पूछा है कि बताओ इनके बीच का कोण कितना होगा। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब इस तरह का तीन वेक्टर्स में रिलेशन दे रखा हो और किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो, तो उनको जिनके बीच एंगल निकालना होता है उनको एक ही साइड में, या तो एलएचएस में या आरएचएस में उनको लेके आ जाना चाहिए, पहले फिर मैग्नीट्यूड ले लेना चाहिए दोनों तरफ, और फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, अपने पास एंगल सामने आ जाता है। बताइए एक बार यहां सर, तो देखो जो ए और सी के बीच चाहिए अपन है, तो ए इधर पड़ा हुआ है, सी इधर पड़ा हुआ है, तो पहले इनको एक ही साइड में लेके आते हैं। तो यहां अपन पक्षांतरण कर सकते हैं कि सर आप ए वेक्टर बराबर कितना आएगा, कि सर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्या बच्चों में इसे ऐसे लिख पाऊंगा कि सर बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चों इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे, मतलब मैग्नीट्यूड ले सकते हैं दोनों तरफ। ये इसके बराबर है तो इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बराबर होगा। जब मैग्नीट्यूड बराबर है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी बराबर होगा, ये कर सकते हैं कि सर कोई समस्या नहीं है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर आने वाला है, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा कि सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा, कि सर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहां पर डिफरेंस में यहां माइनस आता है। अब तो बच्चों अपन ने एबीसी के वैल्यू पुट करना है, ए सबसे बड़ा 5, बी का वैल्यू एक कम है 4, और सी का और भी कम 3, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ए कितना है भाई कि सर 5 का स्क्वायर आएगा, सी कितना है सबसे कम है तो कितना 3 का स्क्वायर आएगा, माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा आएगा, और बराबर कितना आएगा, बी कितना है कि सर 4 है, 4 का स्क्वायर आ गया, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो कितना आ गया कि सर 25 प्लस 9, और माइनस कितना आएगा सर यहां पर 30 कॉस थीटा आएगा, ये 30 कॉस थीटा, और बराबर कितना आएगा 16 आएगा। तो ये 34 माइनस 16 आ गया ये, और बराबर कितना आएगा सर 30 कॉस थीटा आ गया भाई ये। ठीक है बच्चों, तो कॉस थीटा कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 18 आएगा। तो कितना आएगा बच्चों कि सर ये तो आ गया कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, इधर कितना बचा भाई कि सर 18, और अपन जो 30 से डिवाइड कर रहा हूं इधर में कितना आएगा, ये आ गया। तो फाइनली कितना आ गया कि सर जी ये कट जाएगा किससे, 6 से, तो 3 बार ये कट जाएगा बच्चों, और 6 से ये 5 बार कट जाएगा, तो थीटा कितना आ गया कि सर कॉस इनवर्स और 3/5 आ गया। तो आंसर तो अपने पास आ गया, ये आ गया। ठीक है, और भी तरीका हो सकता है, एक तरीका डायरेक्ट, कई बच्चों को ये डायरेक्ट बच्चों एक दिमाग में क्लिक कर सकता है, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं जिनकी भुजाएं कितनी 3 4 5 कहें अपन, या अपन कहें 6 8 10 या 5 12 13, जब भुजाओं की लंबाई इस प्रकार होती है जो मैंने अभी बोला था, ठीक है, तब क्या होता है, समकोण त्रिभुज बनता है भाई। तो यहां पर एक्चुअल में जो 3 सदिश हैं, ये भी तो क्या त्रिभुज की 3 भुजाओं को व्यक्त करेंगे, और वो यहाँ 5 4 3 है, तो ये किसी के दिमाग में क्लिक कर सकता है कि यार समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज बना के भी अपन इसे कर सकते हैं, कैसे बनाना, एक बार ये बना दिया जैसे अपन ने। ठीक है, अब ए सबसे बड़ा है तो ये होगा सबसे बड़ा, तो ये अपन ने ए इसको मान सकते हैं भाई, ये ए ऐसे बना दिया, और परिणामी और है, तो इन दोनों के योग से अपन ये प्राप्त करते हैं। अब ये इन दोनों के, क्योंकि तीसरी भुजा विपरीत दिशा में ये, और इसकी लंबाई सबसे बड़ी है, और जो कर्ण होता है सबसे बड़ा होता है, 5 ये होगा इसका मतलब। अब बी और सी किसे माने, तो बी सी सबसे छोटा है ना यार, ये सी का वैल्यू 3 है, तो ये सबसे छोटा सी ये होगा इसका मतलब। तो ये कितना है 3 के बराबर है, और बी वेक्टर कितना है कि सर 4 के बराबर है ये। तो ये अपन, अब पूछा क्या था कि बता भाई ए और सी के बीच का एंगल, तो ये पूछा है ये वाला। तो दोनों किससे बच्चों, दोनों के शीर्ष से शीर्ष जुड़े हुए हैं। तो मैंने क्या बताया था, या तो सदिशों के अपने पुच्छ भाग से पुच्छ भाग जुड़े हो, या शीर्ष भाग से शीर्ष भाग जुड़े हो बच्चों। ठीक है, ये शीर्ष भाग से शीर्ष भाग, तब अपन कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपन ज्ञात करेंगे कोण। ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है। अब ये कोण अपन ने ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कॉस की हेल्प से ऑप्शन बना रखे हैं, तो क्यों ना मैं इस कोण के लिए कॉस ले लूं पहले। तो कॉस थीटा क्या होता है कि सर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है भाई कि सर 3, और कर्ण कितना है कि सर 5, ये आ गया भाई।
ठीक है, तो फाइनली कितना आ गया, थीटा बराबर वही आ गया ना यार, कॉस इनवर्स वापस से 3/5 आ गया। तो ये भी एक तरीका है। तो आपकी प्रैक्टिस की स्थिति है, जितने आप ज्यादा सवाल करोगे, जितना चीजों को ध्यान से आप याद रखोगे, चीजों को कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया होगा, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, यदि बी और सी के बीच पूछता है एंगल बी और सी, तो अपन यही मोड ले लेते, स्क्वायर कर देते, तो ऑटोमेटिक क्या बी और सी के बीच का एंगल आ जाता। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था। तो कुछ एक चीजों को अपन वापस से आज के लेक्चर में भी रिवाइज करेंगे कि फिजिक्स में थोड़ी प्रैक्टिस करवाना ज्यादा आवश्यक होता है। अगला सवाल, सर इसे समझाओ, इसमें क्या पूछा है भाई, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, बराबर है भाई। तो बताओ इन दोनों मतलब a और b के बीच का एंगल कितना होगा। तो जैसे दे रखा है कभी भी यार बच्चों, वैसे ही अपन करते जाएंगे तब भी बात बन जाती है। तो भाई जो उसने दे रखा है ना बच्चों, उसी से अपन उसके अनुसार ही अपन सॉल्व करें कि ठीक है सर जी बताओ एक बार। तो भाई साहब ये दे रखा है, तो वैसे ही अपन मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, जब ये बराबर है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। बिल्कुल सर जी, इनका दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा। a माइनस बी वेक्टर, इससे ये बिल्कुल सर जी, ये इनका जब परिमाण बराबर है तो परिमाण का वर्ग भी बराबर होगा। ये कितना होता है कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab cos थीटा होगा। और हम लोग यहां बात करें तो कितना होगा कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा। कोई समस्या नहीं है, a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे बच्चों, और अपन जब पक्षांतरण करेंगे तो कितना आएगा कि सर 4ab cos थीटा आएगा, बराबर 0 आएगा। तो भाई साहब cos थीटा कितना आएगा, ये दोनों तो नॉन जीरो है बच्चों, जीरो नहीं है, तो cos थीटा को 0 होना पड़ेगा। तो cos थीटा 0 कब होता है कि सर थीटा बराबर 90 डिग्री पर, cos 90 0 होता है। इसका मतलब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आंसर आ गया भाई। तो कई बार कुछ करने की जरूरत होती नहीं है, जैसे रिलेशन दे रखा है उस रिलेशन में वैल्यू पुट करना होता है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि यार ये a माइनस बी इसके बराबर होता है a प्लस बी। तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं बच्चों। तो आपका नीट जेई मेंस में बहुत ज्यादा मतलब पजलिंग सवाल नहीं आते, बहुत फंडामेंटल सवाल आते हैं, छोटे छोटे सवाल। तो अपन सभी तरह के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। कुछ एक अपन जैसे ये सवाल है, ये भी छोटा सा ही है, देखते फटाफट से आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। अब इसको करने के भी दो तरीके, या तो ऐसे पूछता है, इन दोनों का आंसर एक ही जाएगा, जैसे भी समझाता हूं। पहले ऊपर वाले को करता हूं मैं, ठीक है। ऊपर वाले को जैसे उसने कहा है कि सर ए और बी का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट और इनका जो रिजल्टेंट आएगा दोनों का, वो भी किसी एक के बराबर ही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों ये वैसे मिलते जुलते ही लग रहा है कि दो फोर्स जैसे एफ और एफ होते हैं, उनका रिजल्टेंट एफ के बराबर कब आता है बच्चों, जब थीटा 120 डिग्री होता है। तो ये आंसर आने वाला है, ठीक है। फिर भी जैसे क्लिक ना करें, क्योंकि फोर्स बोलता है, जब अब कई बार क्लिक कर जाता है, जैसे यहां बोल रखा है कि भाई यहां पर दो बल समान परिमाण के पी है और उनका परिणामी भी पी प्राप्त हो रहा है, तो कितना होता है 120 डिग्री। अभी बताया था ना 10 डाइन वाला, ठीक है, 10 डाइन ऐसे लग रहा था, 10 डाइन इधर लग रहा था। तो आंसर कितना आया था कि सर दोनों के बीच कोण था 120 डिग्री, और परिणामी कितना आया था कि सर परिणामी 10 डाइन के बराबर ही आया था। तो यहां पे भी बच्चों वही चीज है। फिर भी कि सर क्लिक ना करें, ये तो चलो याद रखेंगे, ये आएगा आंसर। तो फिर भी अपन इसको ऐसे कर सकते हैं एक तरीका और, जैसे ये रिलेशन दे रखा है, कई बार जैसे किसी को ये एकदम से ए और बी के चक्कर में फंस जाए वो, तब ये तो मानेगा कि ये दे रखा है भाई, तो इसका वैल्यू कितना होता है कि सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2ab cos थीटा, ये करेगा वो, ठीक है बच्चों। और इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा ये ऐसे, और ये कितना आएगा कि सर ए आ जाएगा। पर ए और बी बराबर है ना यार, तो बी की जगह भी ए पुट कर दो आप, तो कितना आएगा कि सर ए स्क्वायर और यहाँ पे भी ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और cos थीटा, और स्क्वायर भी कर दो तो ये स्क्वायर आ गया। अब एक ए स्क्वायर तो कट जाएगा ये वाला ना, और फाइनली कितना आएगा कि सर जी ये इधर जाके तो ए मतलब 2a स्क्वायर cos थीटा बराबर कितना आएगा, माइनस ए स्क्वायर आएगा, ये कट जाएगा भाई। तो फाइनली कितना है बच्चों कि सर ये आ गया अपने पास cos थीटा बराबर कितना है बच्चों, cos थीटा बराबर आ गया है -1/2 आ गया। तो थीटा कितना होगा, ये आएगा बच्चों 120 डिग्री पर ही ऐसा होता है। ये हमें मालूम है कॉमन सेंस से कि ये क्योंकि cos 120 डिग्री ही -1/2 होता है, ये अपन देख सकते हैं, या इसको ऐसे भी अपन प्रूव कर सकते हैं कि माइनस cos 60 डिग्री आएगा, और इसको अपन सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो अपन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 120 ही आ गया ना बच्चों ये वैल्यू। तो थीटा कितना है बच्चों, 120 आ गया। तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, वैसे तो ये याद सही हो जाता है बच्चों, ठीक है। फिर भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये करवाया हुआ है, ठीक है, इस तरह के वैल्यूज के, ठीक है सर, ये कोई समस्या नहीं है। तो ये बात एक जैसी है, ये पूछने का अंदाज अलग अलग है बच्चों। तो ये एक वेरी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, कि जब समान परिमाण के बल होते हैं एफ और एफ,
और उनका परिणामी भी एफ मिलता है। ठीक है, फिजिक्स में कई जगह इस तरह की कंडीशन आती है बच्चों, तब एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा उन बलों के बीच। ठीक है, तो ये याद रखिए आप, आगे भी फिजिक्स में कई जगह इस तरह की कंडीशन बनती है कि ठीक है सर जी, याद रख लेंगे और इनको प्रॉपर नोट कर लेना भाई कि ठीक है सर जी। अगला सवाल भाई, यहाँ पर जो सवाल पूछा जा रहा है कि 3 सदिश हैं बच्चों। एक तरह से सदिशों को अपन बल की तरह माना करो, आप बल की तरह फील किया करो बच्चों। अब कि इन किस समूह से, किस समुच्चय से, किस समूह से, किस ग्रुप से अपन जीरो प्राप्त कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, चाहे 3 बलों का समूह हो या 4 बलों का समूह हो, तरीका ये होता है सबसे बड़े वाले को क्या दोनों छोटे बल हरा सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये सोचना होता है। जैसे यहां पर अपन बात करें इससे, ये सबसे बड़ा है, इसको अपन अलग मान लेते हैं। अब ये क्या दोनों छोटे मिलके इसको बैलेंस कर पाएंगे दोनों मिलके बच्चों, मतलब इसको निरस्त। तो ये 2 और 4 का भाई 8 इधर लग गया मान लीजिए, और 2 और 4 इधर भी लग जाएं, तब भी भाई साहब 2 + 4 6 होगा। तो 8 के मुकाबले ये कमजोर पड़ जाएंगे, इसका मतलब इनसे कभी जीरो नहीं आ सकता। तो ये क्या होगा बच्चों, ये इससे अपन जीरो प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये सबसे तगड़ा वाला है भाई, ये दो क्या 8 और 4 न्यूटन का सबसे अधिकतम मान कितना आएगा, दोनों एक तरफ लग गए तो 12 न्यूटन, और इधर 16 न्यूटन एक तरह से। तो भाई साहब ये दोनों मिलके भी इसको बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी चॉइस सही नहीं है, मतलब इससे जीरो नहीं आएगा। अब इस पर जाएं, जैसे अभी इसको और लेके देखते हैं कि जैसे पॉइंट, ये सबसे बड़ा है, इसको अलग रख लिया अपन ने, तो 1 और 0.5 मिलके भी कितना दे पाएंगे ये कि सर 1.5। तो 2 इनसे कभी आ नहीं सकता बच्चों, मतलब 2 को बैलेंस नहीं कर सकते ये। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, ये मामला सेट हो जाएगा कि इसको ये दोनों बच्चों अपन 2 को इधर लगा दिया, 1 और 1 को इधर लगा दिया, तो बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब अपन ने देखना होता है कि सबसे बड़ा वाला जो बल है, क्या वो छोटे बलों के रेंज में आ रहा है क्या, मतलब बड़ा बल का जो मान है, छोटे बल अधिकतम कितना उत्पन्न कर सकते हैं दोनों के योग के बराबर, और न्यूनतम कितना दोनों के अंतर के बराबर, तो क्या ये उस परास में आ रहा है क्या, उससे अपन अंदाज लगाना होता है। तो यहां पर भाई साहब ये केवल एक ही स्थिति है, 1 और 1 की जो परास है ना बच्चों, रेंज अधिकतम 2 प्राप्त कर 2 उत्पन्न कर देंगे, और इस वाले 2 को ये बैलेंस कर सकते हैं। इसका मतलब इससे अपन जीरो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो कुछ कॉमन सेंस वाले भी आते हैं बच्चों, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल सवाल आते हैं सभी। ठीक है, नीट में तो अभी आसानी आ रहे हैं बच्चों, और अभी कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से सवाल आसानी आएंगे अभी भी, ऐसा मतलब प्रिडिक्शन है। ठीक है, अदरवाइज नहीं, कई बार बहुत बढ़िया सवाल भी पूछे गए नीट वगैरह में बच्चों। तो अभी कुछ पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन ही रहेगा, फिर भी आप हर लेवल की तैयारी करके रखो। कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं, जैसे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अब देखो बच्चों, सर बताइए, देखो इसमें ये भाई पी और क्यू है बच्चों, उनका परिणामी सर आर बोल रखा है। ठीक है, तो यहां त्रिभुज बन सकता है तीनों से। अब क्यू को दुगना कर दिया भाई, 2 गुना कर दिया, तो नया परिणामी है वो पी के लंबवत हो गया भाई, पी के लंबवत। तो बता भाई आर का मान कितना होगा, पहले वाला जो था ना अपना परिणामी, उसका मान पूछा है। तो ऐसे सवालों में क्या होता है, क्योंकि उसने ऐसे बोला है कि क्यू को दुगना कर दिया तो आर के पी के लंबवत हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपन कि 2 सदिशों की बात हो रही है, तो अपन जो त्रिभुज नियम लगा सकते हैं, तो त्रिभुज बना सकते हैं। तो यहां त्रिभुज भी कौन सा बनाना उचित रहेगा, पी के लंबवत हो गया बाद में। इसका मतलब ये होगा मैं एक समकोण त्रिभुज बना सकता हूं बच्चों, समकोण त्रिभुज बना के इसको अपन हल कर सकते हैं। जैसे यहां बना देता हूं मैं, बना के साथ देखो ऐसे समझो इसको। पर ऐसा कब होगा, पहले तो पी वेक्टर इधर रहा होगा, ठीक है, और क्यू इधर मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसने बोला है कि इसको जैसे दुगना किया, जैसे ये कर दिया अपन ने, मतलब ये क्यू वेक्टर था मान लीजिए, इसको जैसे ही अपन ने दुगना कर दिया इधर, तो ये तो कितना हो गया बच्चों, ये तो यहां पर P था, और इस Q में Q और जोड़ दिया अपन ने एक तरह से बच्चों। तो ये दुगना होते ही ये P के लंबवत दे रखा है ना यार, तो ये यहां से अपन ने अंदाजा लग गया कि P के लंबवत। तो ये कई बार क्या होता है, डायग्राम बना के अपन चीजों को सरलता से आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहां पर ये चीज अपन ने काम में आ रही है, ये इसको डबल करते ही ये तो समकोण त्रिभुज बन गया। परंतु पहले वाला परिणामी तो ये था यार आर, जिसके बारे में पूछ रहा है। तो ये पहले, क्योंकि P और Q क्रमागत भुजाएं, ये तीसरी भुजा विपरीत दिशा में, तो ये हो जाएगा बच्चों कौन सा वाला, पहले वाला परिणामी। और बाद वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये P में फिर ये 2Q जोड़ेंगे तो ये जाएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा अपना बाद वाला R डैश। तो उसने बोला ना कि भाई जो नया परिणामी ये वाला, ये P के लंबवत हो जाता है। तो R लंबवत नहीं था, पर जैसे इसको दुगना किया और फिर परिणामी निकाला अपन ने, नया परिणामी P के लंबवत हो गए। बिल्कुल सर जी बात सही है, यही कह रहा है वो। पूछा क्या है, इसकी लंबाई पूछी है कि बता भाई R का मान कितना होगा। R तो ये पुराना वाला P और Q का परिणामी तो यही है,
इसका मान पूछा है, इसकी लंबाई पूछी है एक तरह से कि सर कैसे याद करेंगे। तो कई बार क्या होता है रास्ते बनते हैं, जैसे डायग्राम का अपन अंदाजा लग गया और वैसे भी रिलेशन दे रखा है उसने, भाई पहले तो ये इधर बोला है ना उसने कि P और Q का परिणामी क्या है कि सर R है, और R ही पूछा है बाद में। तो भाई साहब R कैसे याद करोगे आप, तो R बराबर क्या आएगा इस रिलेशन से कि सर R बराबर ये जाएगा बच्चों P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और प्लस 2PQ cos थीटा, यही तो आएगा कि सर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मोड ले लिया आपने, ये लिख दिया। अब सवाल किस पे अटक गया, cos थीटा पर। तो cos थीटा है क्या बच्चों, थीटा है P और Q के बीच का एंगल, क्योंकि अपन ने इसका मोड लिया है, तो P और Q के बीच का एंगल होगा थीटा। तो P इधर है और Q इधर है, तो भाई साहब ये वाला कहलाएगा बच्चों, ये जो है ना ये वाला एंगल, ये बच्चों ये थीटा है एक्चुअल में, कि बिल्कुल सर जी ये थीटा है। तो ये इसकी व्यवस्था कहां से की जाएगी, P को अपन ने थोड़ा शिफ्ट कर दिया बच्चों, ये कि सर ये कहां से लेके आए, तो भाई साहब ये डायग्राम में जो बन रहा है ना, तो ये थीटा नहीं पर ये एल्फा का जुगाड़ बैठा सकते हैं अपन। तो पहले अपन एल्फा का जुगाड़ बैठाएं भाई, ये एल्फा का, ये एल्फा का, ठीक है बच्चों। एल्फा का जुगाड़ कैसे होगा, तो उसका जुगाड़ ऐसे बैठाओ भाई। तो कॉस एल्फा क्या होगा बच्चों, कॉस एल्फा की बात करें अपन, इससे देखो कि एल्फा का जुगाड़ ऐसे बैठेगा, क्योंकि ये हमें, क्योंकि ये Q 2Q ये P है, तो क्यों ना अपने पास समकोण त्रिभुज है, ये तो अपने पास अज्ञात राशियां ये पता नहीं है, बट ये तो P और Q तो सवालों में दे रखी है ना बच्चों। तो यहां से अपन एक तरह से cos थीटा का मान, cos एल्फा का मान यहां से ज्ञात कर पाएंगे। कैसे बच्चों, कि सर आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो cos एल्फा कितना आएगा सर, आधार बटे कर्ण, तो P बटे 2Q आएगा, बिल्कुल सर जी, आधार बटे कर्ण ये आ गया, तो P बटे 2Q आ गया बच्चों। अब हमें चाहिए क्या बच्चों, cos थीटा का वैल्यू, तो cos थीटा का मान कैसे आएगा, cos थीटा ये आएगा बच्चों cos 180 माइनस एल्फा से। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में से इसे घटाऊंगा तो ये वाला कोण आ जाएगा, तो थीटा की जगह 180 माइनस एल्फा, ये कितना होगा कि सर माइनस cos एल्फा हो जाएगा ये, तो ठीक है। तो भाई साहब cos ये cos थीटा का वैल्यू माइनस cos एल्फा, और cos एल्फा का वैल्यू अपने पास आ गया कितना, ये P/2Q, तो कितना आ गया, माइनस P/2Q आ गया अपने पास एक तरह से cos थीटा का। यहां पुट कर देते हैं यार, तो आंसर की प्राप्ति हो जाएगी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और 2PQ, और cos थीटा कितना आएगा, माइनस P/2Q होगा। कितना होगा भाई, कट जाएगा ये, और P स्क्वायर से P स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा, Q स्क्वायर का वर्गमूल Q आ गया। आंसर आ गया ना यार, ये तो ये आ गया अपना आंसर। तो कई बार क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगता है, ठीक है, अच्छा सवाल आएंगे बच्चों, थोड़ा लेवल का जब पेपर आएगा तो इस तरह के सवाल कुछ एक सवाल मिल सकते हैं, पूरा पेपर नहीं आता पर कोई मतलब 5-7 सवाल मान सकते हैं जो कि रैंक डिसाइड करते हैं। तो आपको हर तरह के सवाल अपन इसमें लेंगे, आपको जब भी अपने लेक्चर आएंगे तो उसमें फंडामेंटल बेसिक सवाल भी होंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल करते करते मैं और भी करवाऊंगा, अगले लेक्चर में भी लूंगा एक के दो, ताकि इनका रिवीजन होता रहे और आपको ये समझ में जाएगा कि सर कैसे डायग्राम बनाते हैं। तो जनरली क्या होता है, जब 3 वेक्टर्स का रिलेशन दे रखा होता है तो हम लोग त्रिभुज बना के हल कर सकते हैं बच्चों, और वहां हिंट मिलता है कि भाई या तो समबाहु त्रिभुज बन जाता है, ऐसी लैंग्वेज सेट करता है, या समकोण त्रिभुज बन जाता है। वहां से अपन ने ये कोण मोड़ का रिलेशन निकाल के अपन सॉल्व करने की स्थिति में रहते हैं। तो एक अप्रोच का अंदाजा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि कई बार ये जैसे अभी तो उसने दुगना बोला, 3 गुना बोल दिया, तो कई बार क्या होता है सवाल चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ा सा चेंज कर दे, बट आपकी अप्रोच मिलती जुलती होगी बच्चों, वो आगे भी आप समझते रहोगे जब मैं और भी सवाल कराऊंगा आपको कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, आप हर तरह के सवाल हमें करवा देना। कि सवालों में ही फिजिक्स का कॉन्सेप्ट छुपा होता है बच्चों, है ना, उसकी मेन जो आत्मा है ना, वो सवालों के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी वो। चलो अगला सवाल भी लेते हैं भाई। ये देखो इसने बोला 2 बल है सर, P वेक्टर और Q वेक्टर, और भाई साहब ये बल है, इनका परिमाण 2F 3F है, उनके बीच कोण थीटा है, ठीक है। अब Q को जैसे ही दुगना किया तो परिणामी बल भी दुगना हो जाता है, ऐसे बोला है, ठीक है बच्चों। तो कुछ मिलते जुलते सवाल लग रहा है। तो ये अब इसने भाई साहब परिमाण दे रखे हैं, इतना है, तो यहां पर अपन दुगना हो जाता है, तो थीटा का मान कितना होगा, यहां डायरेक्शन नहीं, यहां पर तो परिमाण दुगना हो, तो परिमाणों का ही खेल है कि परिमाण परिणामी बल भी दुगना हो गया है। तो अपन परिमाण वाला फॉर्मूला लगाए अपन, पहले अपन इन दोनों का परिणामी कितना होगा भाई। तो अपन क्या कर सकते हैं कि सर मान लीजिए पहले P वेक्टर और Q वेक्टर का जो परिणामी है ना बच्चों, वो अपन ने R वेक्टर मान लिया, मान लीजिए। अब कितना होगा भाई कि सर इनका जो परिणामी आएगा ना, अपन स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना आएगा कि सर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा बराबर कितना है बच्चों कि सर R स्क्वायर आएगा। भाई साहब P का वैल्यू कितना है कि सर 2 और 3 दे रखा है, तो ये कितना आएगा सर 2F का स्क्वायर आएगा, 3F का स्क्वायर आएगा, ये वैल्यू पुट करने पड़ेंगे भाई, 2F और ये कितना आएगा 3F,
और cos थीटा बराबर आर स्क्वायर की। बिल्कुल सर जी ये है, तो बस वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, दोनों पी और क्यू बलों के मान पुट कर दिए। कितना आएगा कि सर ये 4 यहाँ से 4f स्क्वायर, यहाँ से 9f स्क्वायर, तो कितना आएगा कि सर 13f स्क्वायर आएगा। और ये कितना आएगा कि सर ये 4 इंटू 3 करेंगे 12, तो 12f स्क्वायर और कितना है भाई cos थीटा बराबर कितना आ गया आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 आ गई भाई। ठीक है बिल्कुल सर कोई समस्या नहीं है। अब भाई ने क्या किया है, इसको दुगना कर दिया, तो इसको दुगना कर दिया तो ये p और ये 2q वेक्टर हो गया एक तरह से। अब नया वेक्टर r डैश मान लेते हैं, जैसे ये बोला है उसने, पर ये r डैश का जो परिमाण है वो r का दुगना है, ऐसे बोला है उसने। इसका मतलब अपन एक बार तो इसको वर्क करके लिखता हूं मैं, तो क्या लिखेंगे अपन कि सर p स्क्वायर और ये कितना आएगा 2q का स्क्वायर प्लस 2p और 2q और cos थीटा। भाई यहां पर क्या किया बच्चों, जैसे मान ली p इधर है और q इधर है, अब q को दुगना कर दिया तो एंगल तो ये वही रहेगा, क्योंकि जैसे ये मान लो p वेक्टर, ये मान लो मेरी उंगली को मानो क्या बच्चों आप q वेक्टर था। अब इसको भाई साहब दुगना कर दिया आपने से, तो दुगने का मतलब है कि उसी डायरेक्शन में लंबाई दुगनी कर दी, तो कोण तो उतना ही रहेगा ना यार, तो कोण तो वो पुराना ही लूंगा मैं, जो यहाँ था वही यहाँ लेंगे अपन। ठीक है सर जी, पर ये परिमाण लंबाई दुगनी हो गई, q 2q होगी अब। ठीक है सर जी। और कितना आएगा कि सर जी ये 2r का स्क्वायर दुगना हो गया ना यार, बोला है उसने कि भाई तो परिणामी बल भी दुगना हो जाता है, तो पहले r था तो अब 2r का स्क्वायर के। ठीक है सर जी, तो कितना हो गया ये। अभी अपन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें यही, तो कितना आएगा सर p स्क्वायर। अच्छा p का वैल्यू पुट भी कर देते हैं अब, p चलो बाद में पुट करते हैं एक बार, 4q स्क्वायर और कितना आएगा कि सर ये आ गया 4pq cos थीटा। थोड़ा ये थकावटी लग रहा है ना कैलकुलेशन में, कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, इस तरह के पर हमें कई बार कैलकुलेशन करना पड़ती है, करना आराज भी चाहिए, इसलिए वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। अभी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो कैसे करेंगे बच्चों कि सर वैल्यू पुट करेंगे p स्क्वायर, तो कितना आएगा सर 2f का स्क्वायर प्लस और 4q स्क्वायर, और q कितना है कि सर q है कितना बच्चों 3f, तो 3f का स्क्वायर और क्या बच्चा भाई 4pq, तो 4p कितना है कि सर p का जो वैल्यू 2f है और q का वैल्यू कितना 3f और cos थीटा आ गया बच्चों बराबर। बराबर बच्चों 4r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का मान ये पड़ा हुआ है भाई, ये काम आएगा अपन कि दो पहले कंडीशन ये थी, ये एक तरह से क्या था बच्चों केस 1 था अपना, और ये क्या हो गया बच्चों केस सेकंड, बाद में जब बदलाव किया है। तो कई बार ये अपन रिलेशन फिजिक्स में बनाने पड़ते हैं कि पहली स्थिति में ये, दूसरी स्थिति में ये, कि बिल्कुल सर जी आर स्क्वायर का वैल्यू यहां से पुट कर दे बच्चों अपन, कितना आएगा कि सर जी ये आएगा 13f स्क्वायर बच्चों, 13f स्क्वायर और क्या है भाई कि सर 12f स्क्वायर आएगा 12f स्क्वायर और cos थीटा आएगा ये। ठीक है सर जी, अब बच्चों अपन इसको सेटल करें थोड़ा सा, तो भाई कितना आएगा कि यहां सर आएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 9 और 4 36f स्क्वायर, तो 40f स्क्वायर बचेगा यहाँ, तो 40f स्क्वायर तो यहाँ आ रहा है भाई इस जगह से, और यहाँ से कितना आ रहा है कि सर 24f स्क्वायर cos थीटा आ रहा है ये बराबर। यहाँ तो कितना आएगा सर 52f स्क्वायर आ रहा है भाई, यहाँ इससे 4 से लग रहा है तो कितना आएगा सर 48f स्क्वायर cos थीटा आ रहा है भाई। ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। अब इनको और सेटल करो, इसको इधर लेके आए अपन, तो कितना आएगा कि सर -12f स्क्वायर आ गया, ये 12 में से 52 घटाएंगे ना यार, तो इतना आएगा कि बिल्कुल सर जी कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा कि सर ये बचेगा अपने पास कितना 24f स्क्वायर cos थीटा। अब f स्क्वायर तो कट जाएगा, अब क्या बच गया बच्चों cos थीटा बराबर कितना आ गया कि सर -12/24 आ गया, ये -12/24। अब -12 तो वापस से कट जाएगा 12 से यार, तो कितना आ गया ये, और ये तो मालूम ही अपन कई बार आता है ये cos थीटा की वैल्यू -हाफ थीटा बराबर 120 डिग्री पर होता है, तो थीटा बराबर कितना आ गया 120 डिग्री आ गया, तो ये आ गया आंसर बच्चों। तो ये कहने का मतलब कई बार क्या होता है करते करते हम रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, कई बच्चे तो इधर बीच में ही उम्मीद छोड़ देते हैं कि भाई अपने बस की बात नहीं है, पता नहीं क्या क्या कह रहा है ये, तो कैसे कैसे करेंगे। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि हर चीज शॉर्ट एक बार में हो जाए, कई बार क्या होता है थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें ये कुछ भी नहीं है, कंडीशन लगा दी बस, ये पता ये फॉर्मूले, पर ये थोड़ा सा पेशेंस तो रखा ना आपने, सॉल्व करने की हिम्मत तो दिखाई, तो जो हिम्मत दिखाएगा उसका सवाल सही हो जाता है कई बार, और उसकी रैंक अच्छी जाती है बच्चों, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता है। तो पेशेंस फिजिक्स में बहुत मतलब रखना होता है, कई बार ऐसे सवाल छुपे होते हैं, ऐसे सवालों को भले ही बाद में कर लो, ठीक है, बट थोड़ा सा हिम्मत से और थोड़ा ध्यान से करते हैं तो समस्या नहीं आती है बच्चों, बनने लग जाते हैं। तो हर तरह के सवाल अपन करेंगे, जैसे ये सवाल भी कुछ वैसा ही है जिसमें है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगी इसमें भी हल्की सी, और ये आईटी जेई मेन में आया हुआ भी है, तो आते रहते हैं जेई मेंस का और जो नीट का लेवल एक जैसा ही है लगभग बच्चों, बराबर सही है।
भाई ने जो बोला है वैसे कर दो। उसने बोला है कि सर a प्लस बी का जो परिमाण है वो a माइनस बी के परिमाण का n गुना है। तो भाई उसने जो कहा है वैसे करो ना यार। उसने ऐसे बोला है कि भाई साहब इसका जो परिमाण है ये परिमाण होता है भाई कितना है कि n टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। बिल्कुल सर जी ऐसे बोल रखा है। अब तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं कि सर जी इसको तो अपन और समान परिमाण और बोल रखा है, ए और बी समान परिमाण के हैं, तो समान परिमाण के हैं तो बी को भी मैं ए मान लेता हूं, इसका परिमाण भी ए के बराबर। तो कितना आएगा कि सर 2a cos थीटा जाएगा। ठीक है बच्चों, और एन ये कितना होगा कि सर जी ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2a साइन थीटा, सॉरी cos थीटा आएगा इसमें तो। हाँ भाई कि सर जी ये cos थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस cos थीटा वाला या माइनस cos थीटा वाला होता है, ये एक्सपेंशन में तो यही होता है। तो ये एक मैंने बिल्कुल, और भी तरीके हैं, पहले तरीका ये, एक तरीका और बताऊंगा, पहले इससे कर लेते हैं अपन के। ठीक है सर जी, अब स्क्वायरिंग करेंगे, ए स्क्वायर तो कट जाएगा, देखो ये सब जगह से कॉमन लेके भी कट जाएगा ये, कि ठीक है सर जी कट जाएगा। तो क्या बचेगा भाई, स्क्वायर भी कर देते हैं अपन, तो इधर बचेगा 1 प्लस 2 cos थीटा है ना, ये बचेगा। और इधर क्या बचेगा बच्चों, स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा सर 1 कहीं को यार 2 बचेगा ना यहाँ, तो ठीक है सर जी 2 कर दीजिए। और इधर क्या बचेगा, एक 1 यहाँ एक 1 यहाँ, तो 2 माइनस 2 cos थीटा ये आएगा बच्चों। अब 2 भी कॉमन लेके कट रहा है, देखो ध्यान से 2 भी कट रहा है, तो क्या आ गया 1 प्लस cos थीटा और बराबर कितना आ गया एन स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। अब क्योंकि cos थीटा पूछा है, थीटा पूछा है, तो अपन पहले cos वाले को अलग से इकट्ठा कर लेते हैं भाई। तो पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं इससे, 1 प्लस cos थीटा बराबर कितना आएगा सर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर cos थीटा आएगा। cos थीटा वाले टर्म को इधर लेके आए तो cos थीटा कॉमन ले लेता हूं, और 1 प्लस क्या आएगा बच्चों एन स्क्वायर आ जाएगा, इधर आई इधर साइड में, इधर हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1। तो अपन मुझे लगता है आंसर की तरफ पहुंच गए हैं, देखो ध्यान से ऑप्शन में देखने लगा है अपन है। तो कितना आ गया बच्चों अपने पास कि सर जी ये तो cos थीटा बराबर, तो एन स्क्वायर माइनस 1 और नीचे इससे डिवाइड करेंगे अपन तो एन स्क्वायर प्लस 1 आ गया ना बच्चों आंसर। तो थीटा बराबर cos इनवर्स और ये एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 में आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन बन गया, ये बन गया लगता है ना, हाँ ये आ गया भाई। तो ये आ गया बच्चों कि सर और भी तरीके, बिल्कुल बच्चों और भी तरीके अपन इसको यहाँ कर सकते हैं कि सर बताना और कौन सा तरीका। किसी बच्चे के दिमाग में ये क्लिक भी कर सकता है कि सर ये आपने बताया था जब ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है उसका मोड लेना होता है, तो ये कितना आता है 2a cos थीटा बाई 2 आता है ये। ठीक है, ये n टाइम्स हो गया, इसको अपन इधर कर रहे हैं सेकंड मेथड में। एक तरह से ये क्या कर रहा हूं बच्चों मैं कि सर सेकंड मेथड से आप समझाना चाह रहे हो, पर ये किसी के क्लिक करना चाहिए कि हाँ यार ऐसा होता तो है। तो 2a cos थीटा बाई 2 आ गया बच्चों। और ये कितना होता है, डिफरेंस की बात करें अपन, जब सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स या वेक्टर्स होते हैं बच्चों, ठीक है, उनका डिफरेंस क्या होता है 2a sin थीटा बाई 2। तो यहाँ क्या आएगा 2a sin थीटा बाई 2 आएगा। बिल्कुल सर जी कोई समस्या नहीं है, 2a से 2a कट जाएगा इस प्रकार। अब ऐसा स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा कि सर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर कितना आएगा n स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। बिल्कुल सर जी ये अब कैसे होगा, तो भाई साहब यहां पर अपने पास एक फॉर्मूला था, ध्यान है आपको, ये वाला आपको याद आ जाएगा अभी। cos थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है भाई फॉर्मूला। जब यहाँ 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा लिखते हैं भाई, और यहाँ थीटा लिखते हैं तो थीटा बाई 2 आता है। तो भाई साहब यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे ना इसका वैल्यू आप cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा कि सर ये इसको इधर ले जाएंगे 1 को, 1 प्लस कॉस, ये कितना है बच्चों कि सर 1 प्लस कॉस थीटा बटे 2 आएगा ये बराबर एन स्क्वायर इनटू, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा, इसको इधर ले जाएंगे इधर साइड में, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 2 आएगा। इसको भी सोल्व करोगे तो वही आंसर आएगा भाई, चीज तो वही आ गई ना, देखो ना ये लिखी हुई है एक तरह से, ये चीज तो आ गई है एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। इसका मतलब बच्चों ऐसे भी अपन रास्ता बना सकते हैं, चीजें बस सही रास्ते पर चले हैं अपन। फिजिक्स में यही है कि एक ही सवाल को अपन दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों। ये अपन ने फंडामेंटल तरीके से किया, ये थोड़ा सा अपन ने जो रिजल्ट पता थे सिंप्लीफाइड रिजल्ट उनकी हेल्प से किया। तो ये इसमें ये लगेगा, बट तो इसमें कई बार बच्चों को तकलीफ होती है, ये फॉर्मूले क्लिक ही नहीं करते या मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने दोनों तरीके से कर दिया, तो आप मतलब बढ़िया से मन लगा के चीज को समझोगे तो आपको चीजें रिलेट होने लग जाएंगी बच्चों। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि ठीक है सर जी आप लगे रहो, और हम भी पूरा मतलब मन से अब पढ़ाई
शुरू करिए आप भी, है ना बच्चों। अब थ्योरी आ गई, अब थोड़ी सी जो बाकी रह गई थी अपनी, फिर आगे अपन और भी चीजें करेंगे इसमें बच्चों, वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसके अलावा कुछ एक और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी वगैरह समझाऊंगा मैं, ठीक है। जो आपका कंपोनेंट लेना वेक्टर्स का, वो सब चीजें अपन लर्न करने वाले हैं। जो जैसे जैसे लेक्चर्स मिलेंगे आपको, तो पूरा वेक्टर हम लोग जल्दी ही कवर कर लेंगे कि ठीक है सर जी। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, तो भाई साहब इसमें चतुर्भुज नियम में क्या होता है बच्चों, इसमें ये मान लिए दो, मतलब दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं द्वारा व्यक्त होते हैं, जैसे ए और बी। तब क्या होता है, इनके जो प्रतिच्छेदी बिंदु है उससे गुजरने वाला जो विकर्ण होता है, इनके परिणामी को व्यक्त करता है। ऐसे याद रख सकते हो, ये पड़ोसी भुजाएं होनी चाहिए सदिश, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं, आसन्न भुजाएं, वो दो सदिशों को व्यक्त करें, तब यहां से गुजरने वाला इन दोनों के परिणामी को व्यक्त करता है। कि ठीक है सर जी, आपने बिल्कुल बना रखा है, ये लिख भी रखा है भाई, देखो कि दो भुजाएं, जो आसन्न भुजाएं हैं, वो दो सदिशों को व्यक्त करें, तो उनका जो विकर्ण है ये वाला, वो किसको व्यक्त करता है बच्चों, परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। बिल्कुल सर जी वही चीज है। अब इसको अपन दो केस मान सकते हैं भाई, ये कोण कितना है बच्चों ए और बी के बीच, कि सर ये तो न्यून कोण है, ठीक है बच्चों। तो न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है ये, तब क्या होगा बच्चों, तब अपन यहाँ पर ये लिख सकते हैं, एक तो कि बड़ा वाला जो डायगोनल है, ठीक है, इसको दीर्घ विकर्ण बोल सकते हैं अपन, दीर्घ विकर्ण। दीर्घ विकर्ण किसको व्यक्त करेगा, कि सर R1 आपने ही बताया अभी। तो देखो ना बच्चों, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये कितना होगा कि सर ए वेक्टर, तो दोनों का समेशन ही तो है, कितना आएगा कि सर दोनों क्रमागत है, ये विपरीत दिशा में, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। पर इनको अपन परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि क्रम विनिमय के नियम की पालना करते हैं ये, तो चाहे बी प्लस से लिखो चाहे ए प्लस बी, तो ये को दीर्घ विकर्ण इसको व्यक्त करेगा इस केस में बच्चों। और लघु विकर्ण किसको व्यक्त करेगा, लघु विकर्ण की बात करें अपन, लघु विकर्ण तो अंतर को व्यक्त करेगा। देखो कैसे भाई, ये और ये दोनों क्रमागत भुजाएं हैं, देखो ना, त्रिभुज नियम से सोच रहे हैं अपन इसको, ये विपरीत दिशा में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर में अपन लोग R2 वेक्टर जोड़ेंगे, तो कितना आएगा बच्चों, कि सर ये दोनों और ये इधर, तो बी वेक्टर, तो फाइनली कितना आएगा बच्चों, R2 का मान कितना आएगा, b माइनस ए आएगा। देखो ना पक्ष अंतरण करने पर, तो कितना आएगा बच्चों, ये आ गया अपने पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दोनों के डिफरेंस को बताता है। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज नियम में दो विकर्ण होते हैं, उसमें से एक तो दोनों के योग को व्यक्त करेगा सदिशों के, एक अंतर को व्यक्त करेगा। तो ये चित्र से ही स्पष्ट हो रहा है, तो ये बस इंफॉर्मेटिव चीज है कि सर कोई समस्या नहीं है। तो ये विकर्ण किसको, तो ये ध्यान रखना है, डायग्राम से भी क्लियर है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, कोण अधिक कोण हो जाएगा, तब उल्टा हो जाएगा भाई। देखो अधिक कोण हो गया, जैसे ये आ गया, मान लीजिए अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो, जैसे ये कंडीशन बन गई, ए इधर बी इधर, तो ये कोण क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री से बड़ा है। तब उस केस में क्या होगा, ये जो अभी भी प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजर रहा है विकर्ण, वो अभी भी इन दोनों के योग को व्यक्त करेगा बच्चों, इन दोनों के योग को व्यक्त करेगा, इन दोनों के, ये वाला। पर ये क्या हो गया बच्चों, अब इस केस में उल्टा हो गया। बट अपन जैसे दीर्घ विकर्ण की बात करें, पहले दीर्घ की, पहले अपन ने दीर्घ की बात की थी, अब दीर्घ विकर्ण किसको व्यक्त कर रहा है, देखो अब तो दीर्घ विकर्ण तो ये हो गया ना यार, ये वाला बड़ा हो गया ना ये लंबाई में, तो ये b माइनस ए को व्यक्त करेगा। तो यहां पर थोड़ा सा स्थिति बदल गई है, अब b माइनस ए, ठीक है। तो इसमें बड़ा वाला अब अंतर को व्यक्त करता है, और लघु विकर्ण होगा वो अब किसको बच्चों, कि ये दोनों के योग को व्यक्त करेगा, दोनों सदिशों के योग को। बिल्कुल सर जी, ये तो ये एक इसमें एक इंफॉर्मेटिव चीज है बच्चों, कोई खास बात नहीं है। इससे भी वही परिणामी का सूत्र भी वही है, जब इसका परिणामी लोगे आप तो वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट। इसका लोगे तब भी वही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो अलग से कोई नहीं, बस ये कहने का तरीका बदल गया है, तो वही त्रिभुज नियम ही है, बट इसमें बस कहने का तरीका ये हो गया कि भाई जो प्रतिच्छेदी बिंदु से जो विकर्ण गुजरता है वो परिणामी को व्यक्त करता है, ठीक है। वो कोई खास बात नहीं, फॉर्मूले वही है सब, ठीक है सर जी। ये चीजें हम लोग इंफॉर्मेटिव है, चित्र बना के हम लोग खुद से भी ज्ञात कर सकते हैं। और एक आध सवाल और अपन ने इसी तरह का लिया है, देखो भाई ए और बी का परिणामी R1 है, ठीक है, बोल रखा है सर जी, और बी को जब अपन ने क्या किया है बच्चों, बी को विपरीत कर देते हैं तो परिणामी R2 प्राप्त हो रहा है, ऐसे बोला है उसने कि बी को पलटते ही परिणामी क्या हो गया, R2 प्राप्त हो रहा है। तो बता भाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का मान कितना होगा। तो बच्चों जैसे कह रहा है वैसे ही करो आप एक बार तो उसने बोला है कि भाई ए और बी, बच्चों इसने बोला है कि भाई ए और बी का जो परिणामी है ना, वो क्या है कि सर R1 है, तो R1 भाई साहब ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसने बोला है कि इसको पलट दिया, विपरीत कर दिया, तो भाई साहब ये तो विपरीत करते क्या होगा बच्चों, माइनस बी वेक्टर बराबर कितना आएगा, R2 वेक्टर आएगा। अब पर उससे चाहिए क्या बच्चों, उसको चाहिए कि R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर चाहिए उसको,
तो ये चाहिए उसको R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर ये चाहिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई बताओ? तो ये अपन ने मालूम है, इसलिए अपन ये स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो क्या आएगा बच्चों के सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये तो बनेगा बच्चों के, बिल्कुल सर जी। और इससे क्या बनेगा बच्चों, ये R2 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, माइनस है ना बीच में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा बस। तो कितना आएगा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा। अब भाई साहब इन दोनों को जोड़ रखा है उसने, देखो ना ये कितना होगा, देयरफॉर ये, तो भाई साहब ये दोनों को जोड़ेंगे अपन 1 और 2 को, तो ये चीज तो कट जाएगी ना यार, ये वाली चीज तो क्या बच गया बच्चों, ये दोनों का दुगना हो जाएगा। तो कितना आएगा कि 2a स्क्वायर और प्लस कितना आएगा 2b स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा बच्चों, ये आंसर आ गया अपना। तो ये बस छोटी छोटी बात है, कई बार क्या होता है जैसे कहे वैसे करते चलो यार, अपने आप होगा सॉल्व, ठीक है। थोड़ा सा सोचने की बात होती है, तो बहुत बेसिक सवाल भी अपन कर रहे हैं और थोड़ा दिमाग वाले भी सवाल भी कर रहे हैं। एक और नियम बचा हुआ है भाई, सदिश योग का बहुभुज नियम। तो बच्चों देखो, त्रिभुज नियम हो गया या समांतर चतुर्भुज नियम, दो सदिशों का परिणामी निकालना हो तब उसे अप्लाई करते हैं। और कई बार क्या होता है सदिश बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों, जैसे ये ए बी सी डी, मतलब 3 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, तब अपन बहुभुज नियम को अप्लाई करते हैं। तरीका वही है मिलता जुलता, जैसे त्रिभुज नियम में अपन एक के बाद दूसरे सदिश को अपन समांतर विस्थापित करके जोड़ते थे, और तीसरी वजह विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को व्यक्त कर दी थी। वैसे ही कुछ यहां करना होता है, यहां पे भी क्या होता है, एक सदिश ये, फिर दूसरे को जोड़ेंगे, फिर तीसरे को जोड़ेंगे, समांतर विस्थापित करके, ध्यान रहे समांतर विस्थापित करके पैरेलल शिफ्ट करके जोड़ा जाता है। उसके बाद जोड़ते जाइए, फिर लास्ट वाली साइड जो होती है उसमें तो तीसरी भुजा बोलते थे, इसमें अंतिम भुजा, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं ना यार, तो अंतिम भुजा विपरीत दिशा में उन सभी के परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। जैसा कि यहां पर लिख भी रखा है भाई कि ये मतलब क्रमागत भुजाएं को जोड़े अपन, अनेक सदिशों को व्यक्त करे, ये तो अंतिम भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। जैसे यहां पर अपन इसको भाई जोड़ के दिखाते हैं, देखो ये कैसे जोड़ रखा है, पहले ए को रखा ये, फिर बी को क्या बच्चों समांतर विस्थापित करके ऐसे जोड़ दिया, फिर सी को जोड़ा इस प्रकार, डी को टेढ़ा है तो टेढ़ा के टेढ़े ले जाओ इसको भाई। अब ये खुला रह गया ना यार, ये तो फिर ये तो खुला रह गया ना बच्चों, ये ऐसे ही। अब परिणामी निकालना है तो अंतिम भुजा, ताकि इसे बंद कर पाए अपन, तो अंतिम भुजा विपरीत दिशा में इनके परिणामी को व्यक्त करती है, ये इसका तात्पर्य है। इसका मतलब यहां पर क्या लिख सकते हैं कि सर आर वेक्टर बराबर सभी के योग के बराबर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर, ये जाएगा कि सर कोई समस्या नहीं है, ये आ गया भाई। अच्छा एक बात और कि बाय द वे इनका क्रम चेंज कर दें अपन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये सर बताओ एक बार समझाना, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, क्यों? इसका तात्पर्य ए के बाद सी को जोड़े अपन, सी को मान ली पहले जोड़ देता मैं, यहां जोड़ दिया, फिर बी को मैं ऐसे जोड़ता तो वहीं पहुंचता, मैं इसी पॉइंट पर पहुंचता, ठीक है। प्रैक्टिकली आप कर भी सकते हो ये, तो क्रम बदलने से परिणामी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्राफिकल विधि से वही आंसर आएगा बच्चों। तो ये भी कर सकते हो, इवन डी को पहले ला सकते हो, है ना, ये बी और सी से भी पहले ला सकते हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लास्ट में पहुंचोगे यहीं पर। ध्यान रहे सदिशों को विस्थापित कैसे करना होता है, समांतर विस्थापित करना होता है, उनको मोड़ना नहीं होता, ये ऊपर है तो ऊपर ही रख के जोड़ना है उसको, ये ऐसे, ये ध्यान रखना है कि ठीक है सर जी। सर कभी कभी ये जोड़ते जोड़ते बंदी हो जाए ऐसे, तो भाई साहब परिणामी 0 आता है। यदि अनेक भुजाओं को मतलब इन सदिशों को अपन क्रम से एक के बाद एक, मतलब इसका जो हेड है वो दूसरे के टेल से जुड़ा हो, और दूसरे का जो हेड है वो तीसरे के टेल से जुड़ा हो, ऐसे क्रम से जोड़ते जाएं अपन, एक के बाद एक जोड़ते जाएं और लास्ट में यहीं आ जाएं अपन। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, बंद बन गया, तो इसका मतलब अंतिम भुजा खींच ही नहीं पाएंगे, तो उनका परिणामी 0 हो जाएगा। फिर बराबर 0 करना पड़ता, कब? जब मान लीजिए डी को जोड़ते ही अपन यहां जाते, डी मान लीजिए यहीं जोड़ देता, उस केस में 0, ये आगे काम आएगा अपन है, ठीक है बच्चों। इसको अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस पर डिस्कस करेंगे कि ठीक है सर जी। अभी तो मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया। तो बच्चों क्या और मामला है भाई, देखो और क्या लेके आए। अच्छा एक ये इसी पर, ये ग्राफिकल मेथड पर सवाल है, ये भी जो अपन ने भी समझा था, समांतर विस्थापित करने वाला जो कॉन्सेप्ट था उसी पर है। पूछा ये है कि ए से एफ तक दिशा और परिमाण सहित अपन ने सदिश छेद सदिश दिखा रखे हैं भाई, तो बता भाई कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, ग्राफिकल विधि से ये दे रखा है, तो चेक करना है बच्चों अपन है, चेक करके देखते हैं भाई कौन सा इन सदिशों के लिए कौन सा संबंध सही है। तो पहले चेक करते हैं, चेक करिए सर, ए को चेक करते हैं अपन, ए को भाई, तो देखो भाई ए के लिए तो बी में ई को जोड़ा जाए, तो बी किधर है भाई, नीचे की तरफ, तो ये रहा भाई नीचे की तरफ आ गया, ये ऐसे नीचे की तरफ,
कि सर बी वेक्टर इधर है, और उसके बाद बी वेक्टर ये है, और किधर भाई बी में कौन ई को जोड़ना है, ई किधर है इधर, तो ई इधर आ गया बच्चों ये, तो ये अब बच्चों अपन बात करें, मैं इसको इधर लिख देता हूं यार थोड़ा सा, ठीक है सर जी इधर लिख दीजिए, तो ये अपन ने लिख दिया बी वेक्टर ये। अब भाई साहब बी को ई से जोड़ दिया तो परिणामी सदिश क्या आएगा, तीसरी वजह से ये आएगा, तो भाई साहब ये आर जो वेक्टर है अपना ये वाला, बिल्कुल सर जी ये आ गया, तो क्या ये आर एफ के बराबर थोड़ी आ रहा है यार, ये नॉट इक्वल टू एफ, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि बी और ई को जोड़ा तो ये इधर आएगा परिणामी, जबकि एफ की डायरेक्शन तो इधर है, तो ये इसके जो परिणामी की दिशा तो इधर है, तो इसका ये चॉइस सही नहीं है भाई। इसी प्रकार अपन बी ऑप्शन को चेक करके देखते हैं, बी में क्या मामला है भाई, कि सर बी में आप बी प्लस सी को जोड़ो, सर बी प्लस सी जोड़ते हैं अपन भाई, तो बी प्लस सी कर एकदम डायरेक्ट ही करता हूं मैं, चलो इससे अब बी प्लस सी से क्या आएगा, बी कितना है भाई, बी किधर है कि सर बी नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ लिख दिया, और सी किधर है कि सर सी इधर की तरफ है, देखो बी इधर और सी इधर, तो सी को मैंने ऐसे जोड़ दिया क्रम से, तो बी वेक्टर यहां लिख दिया और सी वेक्टर यहां लिख दिया ये, तो भाई साहब ये जो परिणामी आ रहा है ना यार, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि अपना बच्चों इधर बी प्लस सी एफ थोड़ी आ रहा है ये, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू एफ है, इसका मतलब ये कथन भी सही नहीं है भाई, ठीक है, ये भी असत्य है। अब सी पर आओ भाई, सी क्या है कि सर सी में दे रखा डी प्लस सी को चेक करना है एक बार, क्या है पाता है क्या उससे, तो भाई साहब डी प्लस सी और चेक कर लेते हैं अपन एक बार, इसके लिए भी डायग्राम बना लेते हैं, डी किधर है कि सर डी ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ बना दिया बच्चों, ऊपर की तरफ डी, और सी किधर है कि सर सी इधर की तरफ है, तो भाई साहब सी इधर बना दिया अपन, तो डी वेक्टर इधर बना दिया अपन ने, डी वेक्टर ये बना दिया और सी इधर बना दिया, तो ये आएगा अपने पास रिजल्टेंट, तो भाई साहब ये भी आपका एफ को नहीं व्यक्त कर रहा, देखो ना एफ की दिशा तो इधर है, ये इधर आ रहा है, इसका मतलब आप भी एफ के बराबर नहीं हो, तो ये कथन भी गलत हो गया, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो ये होगा अब तो आंसर, क्या बोनस हो गया यार, एक ही बात है, तो यहां पर देख लेते हैं इसको भी, तो डी आने वाला है आंसर, ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो डी प्लस ई को चेक करके देखते हैं क्या उससे ई आएगा, तो पहले डी खींचो, डी ऊपर की तरफ खींच लिया सर, ये डी, ठीक है, डी ऊपर की तरफ खींच लिया, और उसके बाद क्या बच्चों ई तो ई इधर है, तो ये इधर खींचेंगे अपन, तो ये डी वेक्टर ये ई वेक्टर, और भाई साहब ये आ गया, तो आगे ना यार, ये तो एफ जैसे ही तो लग रहा है ये यार, तो बिल्कुल बच्चों ये एफ के बराबर आ गया, इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगा बच्चों, ये सत्य हो गया, तो ये सही हो गया बच्चों। तो ये कई बार क्या होता है, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाकर थोड़ा छोटी छोटी बेसिक्स को अप्लाई करना होता है, तो ये है तो बिल्कुल आसान सा, पर कई बार स्टूडेंट इसी में घूम जाते हैं प्रेशर में बच्चों, तो आपको बिल्कुल एक हिम्मत से फिजिक्स में चीजों का सवालों का मुकाबला करना चाहिए बच्चों, पहले छोटे छोटे सवाल कर लो, उसके बाद थोड़े से जो मुश्किल सवाल है एवरेज सवाल है उन्हें करो, और सबसे लास्ट में जो आपको एक बार में क्लिक नहीं कर रहे, ठीक है, उनको तसल्ली से करो, बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये अपन और देखते हैं और क्या है भाई, अरे बच्चों ये तो आज का लेक्चर हमारे यहीं समाप्त हो गया, इसका मतलब बच्चों आप बने रहिए, अपने पता भी नहीं चला, हो गया समय बच्चों, और सवाल पूरे हो गए अपने, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा कि ये लिखा हुआ है इस मैसेज की पालना हमें सभी को करना चाहिए भाई, लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड अप टू बिग रिजल्ट, बिल्कुल सही बात है, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं, आपकी एक एक दिन की हमारी एक एक दिन की मेहनत उसी से एक बढ़िया परिणाम आने वाला है बच्चों, तो हर दिन की आपके जो मेहनत ईश्वर देख रहा है, ठीक है, वो आपकी बेकार नहीं जाएगी, बट आज आपने खराब कर दिया, कोई दिन खराब कर दिया आपने, कई सारे अपन लूज हो जाते हैं कई बार पढ़ाई में, ठीक है, तो वो एक दिन की पढ़ाई का नुकसान से भी कई बार हमें रैंक, कई बार 100 रैंक 200 रैंक अपन पीछे हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, तो आप एक एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लग जाइए, ठीक है, जल्दी नीट एग्जाम की जो डेट आने वाली है आपको मालूम है, तो आप लोग सभी पूरे मन से लग जाइए, ताकि आपको इस कंपटीशन की रेस में आप अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस ना करें, अभी भी आप मन लगा के और जुड़ जाओगे, ठीक है बच्चों, तो हम कर पाएंगे सभी, एक मिशन की तरह लीजिए इसे। तो इसी के साथ बच्चों जय हिंद जय भारत, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।